नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इल्तुतमिश के अंतिम सक्सेसर के तौर पे, या ये कह लीजिए कि उसके वंश के अंतिम सदस्य के तौर पे नासिरुद्दीन महमूद ये पांचवा और अंतिम शासक बनता है शमशी राजवंश का, शमशी डायनेस्टी का। और इसकी हत्या करके बलबन जो गद्दी थी उस पर कब्जा कर लेता है। तो नासिरुद्दीन महमूद का जो दौर था वो 1246 से लेकर 1265 तक था, और इस पूरे शासनकाल के दौर में वास्तविक सत्ता का नियंत्रण बलबन के हाथ में था, और यह नाम मात्र का सुल्तान था। और मिनहाजुद्दीन सिराज की जो पुस्तक है तबकात नासिरी, वह इसी को समर्पित थी, क्योंकि इसी के समय में मिनहाजुद्दीन सिराज इसके दरबार में काजी था। तो काजी के पद पे नियुक्त होते हुए इसने इसके बारे में, इसकी प्रशंसा में ग्रंथ लिखा है, और उसी का नाम है तबकात नासिरी। और उसी ग्रंथ में कहा गया है कि ये टोपियां सिलकर और कुरान की आयतों की नकल करके अपना जीवन यापन करता था। मतलब इसका जीवन बहुत ही सादा था, ये राजकोष से पैसा नहीं लेता था, ये इसमें बड़ी बात थी। तो इस प्रकार की जानकारियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका शासन से कोई संबंध नहीं था। शासन की पूरी बागडोर बलबन के हाथ में थी। तो बलबन का शासन असल में 1246 से ही शुरू हो जाता है। इसका जो पूरा दौर था वो 1246 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वह पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। और 1265 में ये नासिरुद्दीन महमूद को मारकर पर्दे के आगे आ जाता है और एकदम प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगता है। तो शासक के तौर पे बाकायदा ऑफिशियली अपना जो अनाउंसमेंट है ये करता है 1265 में। तो अब हम देखने जा रहे हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में। आइए पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद यह जो मेडिवल की पूरी क्वेश्चन की सीरीज है इसको हम देखेंगे। और यह जो पूरी सीरीज आप देखते हैं, यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है, इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो यह सीरीज पहले हिंदी मीडियम में ही बनी थी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ अगर आप बाइलिंगुअल का आनंद लेना चाहते हैं तो बने रहिए। और यह जो जानकारी है इसमें कुछ पेड ग्रुप हैं, और इसके अलावा कुछ फ्री वाले टेलीग्राम के चैनल हैं, जो यूट्यूब पर चैनल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, और कुछ सोशल मीडिया के और भी लिंक यहाँ मौजूद हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि टेलीग्राम के जरिए कंडक्ट किए जाते हैं, और यहाँ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और पूरा गाइडेंस दिया जाता है। इतने तरह के प्रोग्राम भी चलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं और कोरोना काल में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इतने तरह के जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स के लिए पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आपको कोई सूचना चाहिए, कोई जानकारी चाहिए इनसे संबंधित कि कैसे जुड़ना है, कैसे पेमेंट करना है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कीजिए। यहाँ पर आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो फ्री वाला चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, ये पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। ये तो पेड ग्रुप थे, इनकी बात अलग थी, लेकिन यह वाला जो ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, ये पूरी तरह से फ्री है। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जरूर इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन आपसे शेयर किए जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है जो कि आपके लिए आवश्यक होती है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी और समय से मिलेगी। तो इसलिए इससे जुड़ना आवश्यक है और जुड़ जाइए, इससे जुड़ जाइए। या फिर एक और ग्रुप है ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आप हमारे देखते हैं वह कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है वह भी एकदम फ्री है। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा देना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्तमान में ऑफिशियली हमारे 4 चैनल चल रहे हैं, चारों से जुड़ जाइए। और यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में जरा भी संकोच न करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक जाएगा और दूसरों को भी फायदा देगा। ये कुछ प्रणालियाँ हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है, मतलब वीडियो में कुछ और सुधार हो सकता है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसका सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितनी भी आपकी शिकायतें हैं या तारीफें हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा ट्विटर पे आजकल हमारा चैनल काफ़ी सक्रिय है, तो हमारी सक्रियता में योगदान दीजिए, वहाँ बने रहिए। वहाँ भी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपसे साझा की जाती हैं, जिसमें कि माइंड मैप्स हैं, इसके अलावा क्विज है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ भी चलते रहते हैं। अब चलते हैं आगे, देर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 91 में हमें गयासुद्दीन बलबन के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। और यह जो कथन है यह किसके रेफरेंस में है, तो बलबन की जो टाइटल्स थी, उसकी जो उपाधियां थी, उसके बारे में। ये जितने भी स्टेटमेंट हैं उसमें बलबन की अलग अलग टाइटल्स का जिक्र है, और इन्हें देखकर हमें यह बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो देखिए, नासिरुद्दीन कन्फर्ड
हिम द टाइटल ऑफ उलूग खां। नासिरुद्दीन यानी नासिरुद्दीन महमूद की बात की जा रही है, तो उसने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी, ऐसा दिया हुआ है। और हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि इसी ने अर्थात नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि बलबन को दी थी, ये सही बात है। और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था, मतलब रिश्तेदारी जोड़ ली थी, संबंध बना लिए थे, और संबंधी बनने के नाते सारा जो बागडोर था शासन का वो नासिरुद्दीन महमूद इसके हाथ में सौंप देता है। इस प्रकार से कामकाज चलता है। तो ये पहला वाला सही है। इसके बाद इसमें हमें करेक्ट ही खोजना है, तो पहला बिल्कुल ठीक है। और अगर पहला ठीक है तो जरा एलिमिनेट करके पहले देख लेते हैं इसमें से कौन सा हमारा बाहर हो रहा है और कौन बच रहा है। तो देखिए इसमें या तो अब अगर पहला सही है तो या तो ऑल वाला ऑप्शन हो सकता है या फिर ए वाला हो सकता है। मतलब या तो सिर्फ ए वाला विकल्प हो सकता है, और ए वाला विकल्प ये कहता है कि केवल पहला ही सही है, या फिर ऑल का विकल्प हो सकता है, इसका मतलब सभी सही है। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें 1 जो है वो नहीं दिया है, बी और सी में जो एक नंबर है वो नहीं दिया है, तो इसलिए बी और सी को बाहर कर देते हैं। और अब ए और डी पर विचार करिए। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसमें 91 नंबर के क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि सेल्फ एज्यूम द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाह। जिल्ले इलाह की उपाधि इसने खुद ही धारण की थी, मतलब इसे खुद ही इसने सेल्फ एज्यूम किया था, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि होल्डेड द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन आफ्टर इंथ्रोनमेंट, मतलब राज्याभिषेक के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद इसने गयासुद्दीन की उपाधि को धारण किया। इस प्रकार से कुछ वाक्य दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, मतलब 3 जो सेंटेंस है इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखिए पहला वाला तो सही है। अब जो दूसरा तीसरा है इस पर आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, देखकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वो होगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि जितना है सब सही है, इसमें जितने कथन हैं वो सभी सही बोल रहे हैं और हमें सही की तलाश थी। मतलब पहला सही है कि नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद इसने खुद ही जिल्ले इलाह की उपाधि को धारण किया था और इसने गयासुद्दीन की उपाधि सिंहासन पर आसीन होने के बाद धारण की, ऐसा दिया हुआ है। तो ये ठीक है। इसमें 91 वाले में जो डी वाला विकल्प है वो सही होगा। आगे चलते हैं, 92 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि बलबन का जो मिलिट्री रिफॉर्म था यानी सैन्य सुधार था, सेना में इसने काफी हद तक बड़े बड़े सुधार किए, तो मिलिट्री में जो इसका रिफॉर्मिंग का प्रोसेस था उसके बारे में यहाँ कथन दिए हुए हैं और कथन को देखकर बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। तो पहला देख लीजिए, इनलिस्टेड क्वालिफाइड एंड कंपेटेंट पीपुल इन द आर्मी, ऐसा दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो क्वालिफाइड लोग होते थे उन्हें यहाँ पे आर्मी में इनलिस्ट किया जाता था। इसके बाद सेकेंड वाला जो है उसमें कहा गया है कि अरेंज्ड टू गिव कैश सैलरी टू आर्मी, मतलब इसने नगद वेतन देने की जो प्रथा थी, जो कैश सैलरी थी वह देने की प्रणाली इसने आर्मी में शुरू की। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, तो बकायदा जो नगद वेतन है मतलब पैसे का जो पेमेंट है वो करने की व्यवस्था इसने आरंभ की। इससे सैनिकों का हौसला बढ़ता था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि इंश्योर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, माफ कीजिएगा, असिस्टेंस फॉर द विडो एंड देयर चिल्ड्रन ऑफ, इसने आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था शुरू की। और किसे? तो जो मृत सैनिक होते थे, युद्ध में हताहत हुए या घायल हुए सैनिक होते थे जो कि दोबारा काम करने के योग्य नहीं रहते थे, तो उनकी जो विधवा होती थी या उनकी जो पत्नियां होती थी, बेसहारा होती थी, और उनके जो बच्चे होते थे उन्हें आर्थिक सहायता देने का काम ये बलबन ने शुरू किया। तो ये सैन्य सुधार के अंतर्गत आता है। आप यहाँ मिलिट्री रिफॉर्म को देख रहे हैं। और बलबन काफ़ी हद तक रणनीतिकार था, उसके पास शासन करने की अच्छी गुणवत्ता थी, मतलब ये गुण इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था और ये पीठ पीछे काफ़ी समय तक शासन कर रहा था। ये राजा बनने का जो दौर था ये इसके लिए कुछ नया नहीं था। ये बात अलग है कि प्रत्यक्ष तौर पे ये 1265 में राजा बनता है, सुल्तान के पद पे आसीन होता है, लेकिन ये परोक्ष रूप से नासिरुद्दीन महमूद के समय से ही शासन कर रहा है, यानी 1246 से। तो इसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है और वह जो तजुर्बा है वो इसे यहाँ सहयोग करता है और ये तरह तरह के रिफॉर्म जो है वो करता है, मतलब अलग अलग सुधार करता है और उन सुधारों के बूते ये एक अच्छा शासन चलाता है। हालांकि इसका शासन काफ़ी कठोर था, इसमें कठोरता थी, आगे हम उसका भी दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ जो मिलिट्री रिफॉर्म है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इस तरीके का सुधार अपने आप में नया था, जिसमें कि लोग जो थे उसमें योग्यता तलाशी जाती थी। ऐसे नहीं कि किसी भी ऐरे गहरे को उठाकर सेना में भर दिया गया। तो आर्मी में जो योग्य होते थे, योग्य लोग होते थे, उन्हें ही जगह दी जाती थी। और जो आर्मी होती थी यानी सेना होती थी उसे नगद वेतन देने की व्यवस्था इसने शुरू की। इसके बाद जो हताहत सैनिक होते थे या घायल सैनिक होते थे उनके पत्नी और बच्चों का
आर्थिक सहयोग करने का निर्णय ये भी बलबन ने किया। मतलब यहाँ पे उसे जो सैनिक होता था या तो वो घायल हो जाता था, मतलब युद्ध लड़ने के लायक नहीं होता था, या फिर युद्ध में मारा जाता था। तो दोनों ही कंडीशन में उसकी जो पत्नी या उसका पूरा परिवार जो होता था उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था। और आर्मी को सेंट्रलाइज किया गया, उसका केंद्रीकरण किया गया। आर्मी बिखरी हुई थी और उसकी सत्ता के साथ साथ उसकी जो ताकत थी वो भी बिखरी थी। तो ऐसी बिखरी हुई ताकत से कोई लड़ाई ठीक से लड़ी नहीं जा सकती, इसलिए इसने क्या किया, आर्मी को सेंट्रलाइज करने का काम किया। यह भी कदम अपने आप में अनोखा था और अच्छा था। तो ये 92 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें इतनी चीजें दी हुई हैं। अब आपको बताना यह है कि सही कौन सा है। तो इसका जो डी वाला है वो करेक्ट होगा, यानी जितने हैं सब ठीक है। ऑल वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये जितने भी सुधार हैं, जितने भी मिलिट्री रिफॉर्म हैं, ये सभी बलबन के द्वारा किए गए थे। आगे चलते हैं और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ दी नहीं है, तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो इसके सैन्य सुधार थे उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बलबन के समय में, ये जो बलबन का समय था मतलब 1265 से लेकर 1287 इसका पूरा दौर था। ये दौर कितना था, 1265 से ये शुरू होता है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो पर्दे के पीछे 1246 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे हम यहाँ देखेंगे तो 1265 से लेकर 1287 ये इसका पूरा दौर रहता है, शासन रहता है। तो इसकी बात की जा रही है। इस समय इसने बड़ी कठिनाई से सुल्तान की प्रतिष्ठा को, मतलब इसमें बलबन के बारे में कहा जा रहा है, तो उसने बड़ी कठिनाई से सुल्तान की प्रतिष्ठा को नष्ट होने से बचाया। इस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सुल्तान का पद स्थायी रह ही नहीं गया था। सुल्तान की जो वास्तविक ताकत थी वो समाप्त हो गई थी। वैसे क्या होता है, राज्य का सर्वे सर्वा राजा होता है, राजा या सुल्तान होता है। लेकिन ये जो नए नए पद सृजित होने लगे, जैसे कि नायब मुमलकात था, या उससे पहले आपने देखा कि तुर्कान चहलगानी का वर्चस्व था, तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी ये सुल्तान को कमजोर कर दी थी। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा को वापस बनाना ये बलबन के लिए बड़ी चुनौती थी। और उसने इसको हटाने के लिए, मतलब इस प्रकार की जो बुराइयां थी उन्हें खत्म करने के लिए शक्ति का केंद्रीकरण करना प्रारंभ किया, उसे सेंट्रलाइज करना शुरू किया। और इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 तुर्की सरदारों का दल था तुर्कान चहलगानी, इसको समाप्त कर दिया। और जितने भी विरोधी अमीर थे उनका दमन किया। मतलब अपने रास्ते के कांटों को ये एक एक करके साफ करता है। और इसका इसके पास तजुर्बा रहता है, अनुभव रहता है, क्योंकि ये उन्हीं का सदस्य रहता है, यह भी उन्हीं में से एक रहता है। तो इसे अच्छी तरह से मालूम होता है कि अगर ये इनको दबाएगा नहीं, इन्हें खत्म नहीं करेगा, तो ये उसे एक दिन खा जाएंगे। तो ऐसे में पहला काम ये गद्दी पर बैठते ही यही करता है कि जो 40 सरदारों का, लगभग 40 सरदार होते थे, तो ये तुर्कान चहलगानी का जो पूरा वर्चस्व था इसको ये खत्म करता है। इसके साथ साथ अमीरों का जो पूरा साम्राज्य था इसका भी दमन कर देता है। इसने राजत्व का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। बलबन के द्वारा राजत्व की जो नवीनतम नीति है वो प्रस्तुत की गई और सुल्तान की प्रतिष्ठा को फिर से इसने स्थापित किया। आंतरिक विद्रोहों के अंतर्गत अगर आप देखिएगा, मतलब आंतरिक जो रिवॉल्ट्स हुए थे बलबन के समय में, उसमें मेवाती लोगों का विद्रोह था, मेवातियों का इसने दमन कर दिया था। इसके बाद दोआब की जनता को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। दोआब क्षेत्र की जो जनता थी वो इसके अधीन नहीं हो रही थी, तो उन्हें डरा धमकाकर साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने अधीन करने का प्रयास इसने किया और उसमें ये सफल रहा। इसके बाद रुहेलखंड क्षेत्र में जो कटेहार थे उनका दमन करने में ये सफल रहा। तो अलग अलग जहां विद्रोही सिर उठा रहे थे इसके साम्राज्य में, उनको दबाने में ये सफल होता है और बड़ी बलपूर्वक दबाता है। इसी प्रकार से बंगाल में अगर देखा जाए तो वहां तुगरिल खां का दमन करता है। ये तुगरिल खां वहां सिर उठा रहा था। इस तरह से इसने अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाया, मतलब अंदर वाली जो दिक्कतें थी उन्हें ठीक किया। कोई भी साम्राज्य अगर अंदर से ही खोखला रहेगा तो बाहरी आक्रमण जो है उसे ज्यादा समय तक, मतलब वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, उसे नष्ट कर देंगे बाहरी आक्रमण। वही चीज थी। तो बाहर से मंगोलों के लगातार आक्रमण होते थे। आप देख रहे हैं कि बहराम शाह के समय तक मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं और अभी भी ये खतरा सिर पर मंडरा रहा था। बलबन के समय में भी ये संकट सिर पर खड़ा था। तो इनसे निपटने के लिए बलबन ने क्या किया, तो देखिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो था, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा भारत का था सीमावर्ती, वहां पे मंगोल के आक्रमण का, यानी मंगोलों के आक्रमण का बहुत बार ऐसी घटना देखी गई। तो उसका सामना करने के लिए एक निश्चित योजना इसके द्वारा बनाई गई और दीवाने अर्ज क्या है, ये एक विभाग होता था, एक डिपार्टमेंट होता था जिसे कि हम मिलिट्री डिपार्टमेंट कहते थे, यानी सैन्य विभाग कहते थे। इसका इसने फिर से गठन किया मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए और सही कूटनीति बनाने के लिए। इसने दीवान अर्ज का एक बार फिर से गठन किया और इमाद उल मुल्क को इस पद पे नियुक्त किया। मतलब दीवान अर्ज जो होता था वो हेड का पद होता था और इसके अधीन जो सैनिक काम करते थे वो पूरी इसकी बटालियन होती थी। तो इस हेड के पद पे इमाद उल मुल्क को आसीन किया जाता है और सीमांत क्षेत्र में किलों का फिर से निर्माण करवाया गया। जो किले मंगोलों के आक्रमण की वजह से या समय के साथ साथ नष्ट हो गए थे,
तो उनकी किलेबंदी एक बार फिर से करवाता है, मतलब उन्हें मजबूत करवाता है, और नई चौकियों की स्थापना करता है जहां सेना टिक कर उस सीमा की रक्षा कर सके। मतलब बॉर्डर पे ये सैनिकों को एक तरह से तैनात करने का और छावनी बनाने का काम करता है। तो आज के समय में हमारी मिलिट्री जो काम कर रही है वो काम उस समय बलबन कर रहा होता है। और क्यों कर रहा होता है? क्योंकि ये दूरदर्शी था, ये दूर तक देख और समझ सकता था, इसकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा थी और इसके पास अनुभव भी अच्छा खासा था। तो इस वजह से ये जानता था कि अगर मंगोलों का आक्रमण होगा तो उन्हें बाहर ही रोक देना ठीक है। अगर वो सीमा पर रुक गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंदर घुस गए तो उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो बड़े ही दस्यु और हिंसक थे, आप जानते ही हैं। तो ऐसे में बाहर वाला इंतजाम इसने चाक चौबंद किया था और अंदर की जो दुर्बलता थी उसको दूर किया। इसके बाद सेना में इसने जो सुधार किए हैं, मिलिट्री रिफॉर्म की अगर बात की जाए तो जो वृद्ध और दुर्बल सैनिक थे उन्हें पेंशन देने का काम भी इसने शुरू किया। मतलब जो बूढ़े हो चुके सैनिक थे या कमज़ोर हो गए थे, जो कि लड़ाई लड़ने के लायक नहीं थे, उसे इन्होंने पेंशन देने का काम शुरू किया। और भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास भी किया सेना के डिपार्टमेंट में या मिलिट्री में। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको दूर करने की कोशिश की, जो योग्य लोग थे उन्हें ही स्थान दिया। और यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। देखिए, पेंशन का आदेश तो ये दे देता है कि पेंशन दी जाएगी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लेता है। क्यों? क्योंकि राजकोष पर अतिरिक्त बल पड़ रहा था, उसका बोझ पड़ रहा था और साम्राज्य के टुकड़े होने का खतरा था। तो ऐसे में इसका ये अंत कर देता है। और इसके बाद ये गुप्तचर विभाग का भी गठन करता है। मतलब इसका अपना एक जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो यहाँ पे सक्रिय रहता है। और प्रत्येक इक्ता या जनसाधारण के बीच बरीदों को नियुक्त किया जाता है। बरीदों के बारे में आप आगे देखेंगे। तो ये बरीद क्या होते थे? ये गुप्तचर होते थे। बलबन का अपना एक गुप्तचर विभाग था। यह खुफिया सूचना लाकर जो सुल्तान होते थे उन्हें देता था। तो यह जो बरीद होते थे यह प्रत्येक इक्ते में और जो आम जनता उस समय की थी उनके बीच में रहते थे और वहाँ टोह लेते रहते थे। टोह लेकर पता लगाते थे कि कौन सी गतिविधियाँ वहाँ चल रही हैं, कहीं विद्रोह की गुंजाइश तो नहीं है या कहाँ की स्थिति कैसी है। और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये राजा तक पहुँचाते थे। और विरोधियों के प्रति और सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। रक्त और लौह की नीति क्या थी और इसका परिणाम क्या होता है ये हम देखेंगे। जब राजत्व का सिद्धांत हम देखेंगे तो उसमें इसका जिक्र आएगा। यहाँ जो प्रश्न है ये मिलिट्री रिफॉर्म का है, तो इसमें इतना पर्याप्त है। इसका जो पूरा दौर था ये 1265 से लेकर 1287 का रहता है और इसमें इतने काम ये करता है। तो जो आल वाला ऑप्शन है सैन्य सुधारों में, जो आल वाला विकल्प है वो सही होगा। इसका मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलते हैं। 93 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विथ रेफरेंस टू बलबन, बलबन को यहाँ संदर्भ में रखकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देखकर बताइए। और देखकर क्या बताइए? तो देखकर ये बताइए कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, जो गलत हो उसकी तलाश कीजिएगा। हिज रियल नेम वाज बहाउद्दीन। इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। बलबन के बारे में कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसके बाद कुछ और जानकारियां हैं। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ अफरसियाब, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया कि ही वॉज परचेस्ड बाई रजिया। यह रजिया के द्वारा खरीदा गया था इन 1228 AD यानी 1228 ईस्वी में फ्रॉम जमालुद्दीन बसरी से। यानी बेचने वाला कौन था? जमालुद्दीन बसरी था और खरीदने वाली रजिया थी, ऐसा कहा गया है। इसके बाद कुछ और भी है। चौथा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग रजियाज टाइम इट वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अमीर ए शिकार। रजिया के समय में इसकी अपॉइंटमेंट अमीर ए शिकार के पद पे हुई थी। ये 4 स्टेटमेंट हैं। जो नॉट करेक्ट है वो आपको खोजना है। तो देखकर बताइए इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो थर्ड वाला है वो तो गलत है ही है। तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि ये रजिया के द्वारा खरीदा नहीं गया था। इसको खरीदने वाला कौन था? देखिए बेचने वाले का नाम इसमें सही दिया है। बेचने वाले का नाम जमालुद्दीन बसरी था, ये सही है। और इसे दिल्ली लाकर ये जो जमालुद्दीन बसरी है ये 1233 में इल्तुतमिश को बेच देते हैं। तो खरीदने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। और रजिया के समय में इसे अमीर ए शिकार का पद दिया गया था। तो ये वाला सही है। जो चौथा वाला है वो करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो हमें नॉट करेक्ट ही खोजना था। तो तीसरा अगर नॉट करेक्ट है तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑल तो होगा नहीं क्योंकि सब गलत नहीं हो सकते। अब तीसरा जिसमें है उस पर हमें विचार करना है। तो देखिए चौथा वाला सही है, तो तीसरे के साथ जहां चौथा चिपका है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, बी वाला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब ये है कि जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वही सिर्फ इसमें नॉट करेक्ट है, बाकी जितने हैं वो सब सही है। यहाँ देख लीजिए इसका आंसर बी होगा। इसमें सिर्फ थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। रजिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है
और किस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होती है, तो अमीर शिकार के पद पे ये नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से इसे पद मिलता है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग समय में इसने बहुत लंबा दौर देखा था, तो अमीर शिकार का जो पद है ये रजिया के समय में इसे प्राप्त होता है। वैसे ही बहराम शाह के समय में इसे अमीर आखूर का पद और अमीर हाजिब का पद प्राप्त होता है। इस प्रकार के पदों पे ये रहता है। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये नायब बन जाता है, नायब के पद पे नियुक्त कर दिया जाता है और 1265 में ये महमूद को मार देता है और उसके बाद खुद सुल्तान बन जाता है। इस प्रकार से इसकी जो पूरी पीछे का बैकग्राउंड है उसको हम देखते हैं। तो इसमें गलत कौन सा है? सिर्फ तीसरा वाला जिसमें दिया है कि रजिया इसे खरीदती है। रजिया इसे नहीं खरीदती है, ये इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा जाता है, मतलब ये इल्तुतमिश का गुलाम रहता है। और बेचता कौन है? जमालुद्दीन बसरी। तो इसका आंसर बी होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी वही कहती है, जमालुद्दीन बसरी ब्रॉट बलबन अलॉन्ग द अदर ऑटोमन स्लेव्स टू दिल्ली वेयर इल्तुतमिश हैड बॉट हिम। मतलब इल्तुतमिश ने क्या किया? इसे बॉट किया 1233 में। 1233 में इसे खरीदा जमालुद्दीन बसरी से। दिल्ली में ये काम होता है। आफ्टर द ग्वालियर कॉन्क्वेस्ट, ग्वालियर कॉन्क्वेस्ट जो था उसके बाद ये काम इल्तुतमिश करता है। सून इल्तुतमिश एडेड हिम टू चालीसा स्क्वाड। जो चालीसा ग्रुप था वही तुर्कान चहलगानी या चालीसा उसी को कहा जाता था। तो उस स्क्वाड में बलबन को जल्दी ही इल्तुतमिश ने शामिल कर लिया। क्यों शामिल किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा योग्य था। दास या गुलाम की हैसियत से इसे बेचा और खरीदा तो गया था, लेकिन इसके अंदर एक शासक बनने की योग्यता थी और इसीलिए इसे स्थान दिया जाता है जो अमीर और सरदारों का ग्रुप रहता है, जो कि चालीसा या तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है, और उसमें ये स्थान जल्दी ही पा लेता है। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ अफरसियाब एंड एस्टेब्लिश द सेकेंड इल्बारी डायनेस्टी। इसने सेकेंड इल्बारी डायनेस्टी की स्थापना की, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कुछ जानकारियां हम बलबन के बारे में देख रहे हैं और बलबन के बारे में इसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और उसी इनकरेक्ट को हमें खोजना था। तो रजिया ने इसे नहीं खरीदा था बल्कि इल्तुतमिश ने खरीदा था। अब चलते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 93 के बाद सीधा आपका 95 टपक पड़ा है, तो कोई बात नहीं, 95 को आप 94 समझिए और देखें इसी क्रम में। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर फिर से 4 स्टेटमेंट आपके सामने है और ये जो स्टेटमेंट है इन्हें देखना है आपको और देख कर ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। फिर से इसमें गलत ही खोजना है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर जो स्टेटमेंट है वो बलबन के बारे में है और कुछ और अलग भी है। तो देखिए, डिस्पाइट बीइंग अ मलिक ही बिकम अ खान एंड देन बिकम अ सुल्तान। मतलब मलिक से खान और खान से सुल्तान ये बनता है, ये पूरा जो सिलसिला है इसे ये तय करता है। दिस स्टेटमेंट इज वेल नोन इन रिलेशन टू जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह जो स्टेटमेंट है यह कहा गया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में या उसी पर सटीक बैठता है। कथन क्या है कि उसका जो यात्रा है, मतलब उसकी जो पूरी जर्नी थी वो मलिक से स्टार्ट होती है, यानी अमीर के पद से स्टार्ट होती है और वहाँ से ये खान बनता है और खान से सुल्तान बन जाता है। इस प्रकार से ये तरक्की करता है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि बलबन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। रक्त और लौह की नीति ये बलबन के द्वारा एडॉप्ट की गई थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसको सभी जानते हैं। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें सही की तलाश नहीं करनी है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसको देखिए, एमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत द रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की बात की जा रही है। जो दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज हैं उसमें खिलजी राजवंश की बात की जा रही है। रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम, कहा जा रहा है कि इसने सबसे छोटे समय तक शासन किया। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने किस डायनेस्टी का शासनकाल कितने समय तक रहा है और उसमें मैक्सिमम कौन था और मिनिमम कौन था ये हमने देखा था। तो यहाँ यही दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का जो पूरा दौर था, पूरा समय था, उसमें सबसे कम समय तक शासन करने वाली खिलजी डायनेस्टी थी, ये दिया है। इसके बाद फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि एन इंडुलगेंट किंग इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। ये एक वाक्य है और दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम बलबन। यह बलबन से निकल कर आता है, मतलब बलबन के संबंध में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये 95 नंबर का जो क्वेश्चन है असल में ये 94 है, यहाँ 95 दे दिया है। इसमें 4 कुल मिलाकर स्टेटमेंट है और चारों को आप देख रहे हैं, अलग अलग कथन इसमें कहे गए हैं और इनका संबंध विभिन्न शासकों से या अलग अलग डायनेस्टीज से है। आपको देखकर ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा नॉट करेक्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति यानी आयरन और ब्लड की जो पॉलिसी थी उसे अडॉप्ट किया था, तो ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता। तो आइए जरा विकल्प देखते हैं, कुछ एलिमिनेट हो जाता है। तो दूसरा जिसमें होगा, दूसरा वाला जिस ऑप्शन में मौजूद होगा वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल वाले ऑप्शन में भी दूसरा शामिल है और बी वाले में भी शामिल है।
अब या तो ए हमारा उत्तर होगा, या तो ए हमारा उत्तर होगा या फिर बी हमारा उत्तर होगा। ए अगर हमारा उत्तर होता है तो पहला गलत हो जाएगा, और अगर सी हमारा उत्तर होता है तो हमारा तीसरा और चौथा ये नॉट करेक्ट हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। तो बताइए इसमें से ए होगा या सी होगा? बी और डी तो बाहर हो गए, और इसका जो उत्तर है वो हमारा ए होगा, यानी सिर्फ इसमें पहला जो है वो नॉट करेक्ट है। पहला कथन ही गलत है, बाकी सब सही है। तो पहला कथन था क्या? इसमें कहा गया है कि डिस्पाइट बीइंग अ मलिक ही बिकेम खान एंड देन बिकेम सुल्तान, मतलब पहले मलिक और मलिक से फिर खान और खान से फिर सुल्तान, इस प्रकार से इसकी प्रोग्रेस होती है। और यह कथन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा गया है। तो यह कथन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में नहीं कहा गया है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, यह जो पूरा कथन था जिसके बारे में अभी हमने देखा, यह बलबन के बारे में कहा गया है। बलबन के ऊपर यह सटीक बैठता भी है। इसने बहुत सारे शासकों के अधीन होकर काम किया था, उनके पीठ पीछे काम किया था और बहुतों को अपने नियंत्रण में रखा था। जैसे नासिरुद्दीन महमूद की बात की जाए तो इसका जो दौर था वो इल्तुतमिश के ही समय से चल रहा है, मतलब इसका प्रभाव इल्तुतमिश के समय से ही बना था। यह अपने प्रभाव और अपने वर्चस्व में लगातार वृद्धि करता है और धीरे धीरे करके ये अपनी मंजिल तक पहुंचता है, मतलब एकदम नीचे से ये एकदम शिखर तक पहुंच जाता है। एक गुलाम की हैसियत से ये इल्तुतमिश के पास आता है। उसके बाद तुर्कान चहलगानी में हिस्सा पाता है और वहाँ से इसका जो सफ़र है वो आगे बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे इसके प्रभाव में इतनी वृद्धि होती है कि यह किंग मेकर की भूमिका निभाने लगता है। और किंग मेकर के तौर पे ये कठपुतली शासक नासिरुद्दीन महमूद को आगे कर देता है और पीछे से उसकी जो डोरियां हैं वो खींचने का काम करता है। और अंत में जब इसे लगता है कि इस कठपुतली की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसे वो हटा देता है, मार डालता है और उसकी जगह पे सुल्तान बन जाता है। तो इस प्रकार से ये धीमी ही सही लेकिन एक निश्चित तरक्की करता है और ये काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। तो ये कथन यहाँ दिया हुआ है कि पहले मलिक, उसके बाद खान और उसके बाद सुल्तान, इस तरीके से ये प्रोग्रेस करता है। ये कथन बलबन पे सही बैठता है और वहाँ नाम किसका दिया था? ये नाम दिया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जो कि गलत है। आगे चलते हैं। इसका जो आंसर था वो ए था, नॉट करेक्ट हमें खोजना था। 96 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सीधा है। इसमें ये कहा गया है कि विच डायनेस्टी रूलर्स स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग इंडियंस टू हायर पोजिशंस। कहने का मतलब यह है कि किस राजवंश के शासकों ने, किस डायनेस्टी के रूलर्स ने इस प्रकार की परंपरा शुरू की जिसमें कि भारतीयों को, जो भारतीय लोग होते थे, उन्हें उच्च पदों पर अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। अब यहाँ डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं और यह जो डायनेस्टीज हैं ये दिल्ली सल्तनत से संबंध रखती हैं, जैसे कि शमशी डायनेस्टी है, बलबनी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है और कुतुबी डायनेस्टी है। कुतुबी डायनेस्टी का मतलब क्या? ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध रखती है। शमसी डायनेस्टी का जो नींव डालने वाला व्यक्ति है वो इल्तुतमिश है। बलबनी की नींव डालने वाला बलबन है। इसी प्रकार से खिलजी डायनेस्टी की नींव का जो डालने वाला फाउंडर है उसे आप जानते ही हैं। ये सब दिया हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर फाउंडर का नाम हमें नहीं पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि इसमें से किस डायनेस्टी ने इंडियंस को हाई लेवल की जो पोस्ट है वहाँ अपॉइंट करना शुरू किया, मतलब ऐसी परंपरा शुरू की। और इसका जो आंसर है वो होगा 3, यानी थर्ड वाला। खिलजी डायनेस्टी के समय से ये ट्रेडिशन स्टार्ट होता है कि जो इंडियंस हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है हायर पोस्ट पे, हायर जो पोजीशन है वहाँ इन्हें अपॉइंटमेंट दी जाती है। इससे पहले ऐसा नहीं था, जो निम्न पद होते थे वहीं तक इनकी पहुँच होती थी। इसे हम देखते हैं। अब इसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें बलबन के बारे में फिर से कहा गया है। तो देख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश बाई बलबन इन दिल्ली। द फॉर्म एंड इसेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप, यहाँ आप देख रहे हैं जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसकी बात की जा रही है, इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन किंगशिप। मतलब ये फारसी जो किंगशिप थी उससे ये डिराइव हुआ था, उसी से बाहर आया था। ये 2 स्टेटमेंट है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है और इस पर आपको विचार करना है, देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा, इन सभी में से कौन सा सही है, जो करेक्ट हो उसकी तलाश करिए। और यहाँ जो किंगशिप की बात की जा रही है ये क्या है? राजत्व का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप का मतलब क्या? बलबन के राजत्व का सिद्धांत, उसी पर यह चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार का सिद्धांत दिल्ली में पहली बार स्थापित करने वाला बलबन था। और सेकेंड वाला ये कहा जा रहा है कि जो बलबन के राजत्व का सिद्धांत था वह फारसी राजत्व के सिद्धांत से प्रेरणा लेता था, वहीं से निकल कर आया था। तो ये जो किंगशिप की पॉलिसी है या प्रिंसिपल है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए और यहाँ जो कथन है उस पर विचार कीजिएगा। तो बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये बलबन के राजत्व सिद्धांत यानी उसकी जो किंगशिप की पॉलिसी थी, उसका जो प्रिंसिपल था उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। और राजत्व संबंधी यानी जो किंगशिप से रिलेटेड उसके अपने विचार थे,
उसका उसने विस्तार पूर्वक व्याख्या किया, मतलब उसे डिस्क्राइब किया। उसने राजत्व का स्वरूप फारसी राजत्व से लिया था। तो यहाँ दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। देख लीजिए, पहला भी सही है। पहला सही है कि इसने पहली बार इस्टेब्लिश किया था इस किंगशिप पॉलिसी को, और इसने प्रेरणा कहाँ से ली थी? पर्सियन किंगशिप के सिद्धांत से ली थी। तो दोनों ही सही है, इसलिए इसमें बोथ 1 and 2 ओनली हो जाएगा। करेक्ट हमें बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप एंड इलुबरेट हिज व्यूज ऑन किंगशिप। मतलब सिर्फ इसने राजत्व के सिद्धांत का स्थापना ही नहीं किया, उसे स्थापित ही नहीं किया, बल्कि उसकी बाकायदा व्याख्या की, ताकि लोगों में किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे। द फॉर्म एंड इसेंस ऑफ हिज किंगशिप प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन किंगशिप। जो ससानी रूलर्स थे ईरान के, आपने देखा कि जो ससानी और इसके अलावा बैजेंटाइन रूलर्स थे, उनका शासन था इससे पहले, जो मध्य एशियाई क्षेत्र था, तो उन्हीं की बात की जा रही है। तो उनसे इसने पर्सियन जो किंगशिप का सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, उसे लिया था, वहां से इसकी प्रेरणा इसे प्राप्त हुई थी। तो इसका जो बेस था वो पर्सियन प्रिंसिपल था, उसी को आधार बना के इसने अपने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसमें कुछ चीजें कही गई हैं। तो राजत्व का जो सिद्धांत था, यानी ये जो किंगशिप की पॉलिसी थी या प्रिंसिपल था, इसमें यह कहा गया कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका एक तरह से राजदूत है, एम्बेसडर है, और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। पैगंबर के बाद जो अगला नंबर है वो सुल्तान का है। इसने पैगंबर से अपने आप को ऊपर नहीं बताया, उनके नीचे बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर। तो ये वाला सिद्धांत जो राजत्व का सिद्धांत है, ये तो पहले के समय के जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ भी होता था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता था। हालांकि प्रतिनिधि और प्रतिरूप में अंतर होता है, लेकिन दोनों ही रूप में राजा को देखा जाता था। ये काफी पुरानी परंपरा है, अपने देश में तो बहुत पहले से ही है, लेकिन यहाँ खुलेआम इसने घोषित किया इसे और बकायदा इसकी व्याख्या की। ये अपने आप में अलग था। और प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। इसका ये कहना था कि जो पहला सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, मतलब उसे ईश्वर देते हैं। और दूसरा जो सुल्तान होता है, यहां देख लीजिए, मतलब इसका जो राजत्व का सिद्धांत था उसी के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा जो इसका सिद्धांत था उसमें कई पॉइंट बने हुए थे, कई बुलेट्स के अंतर्गत इसने अपने सिद्धांत को वर्गीकृत किया था। तो दूसरा वाला जो प्रिंसिपल था उसमें यह कहा गया था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का किसी बंधन में होना यहाँ पे गैर कानूनी माना जाता था, उसे निरंकुश होना चाहिए, यानी उसके ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए, ये इसने कहा। और बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज और शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। यहाँ पर जो शासन इसका था, इसका जो पूरा रूल था, उसमें ईरानी आइडियल्स मिले हुए थे और इसने कहा कि यह अफरासियाब का वंशज है, उसका सक्सेसर है, ये इसमें दिया हुआ था। इसने सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी उसे दरबार में फिर से शुरू करवाया। सिजदा और पैबोस ये बीच में खत्म हो गया था, लेकिन इसे फिर से स्टार्ट करने का काम इसने शुरू किया। और यह जो प्रथा है ये कहाँ से आती है? ये जो ट्रेडिशन था ये ईरानी कल्चर था, मतलब ईरानी परंपरा में ऐसा होता था, तो उसको ये शुरू करवाता है, जिन्हें कि गैर इस्लामी समझा जाता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये गैर इस्लामिक परंपरा है। और इसके अतिरिक्त इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को भी शुरू करवाया। नौरोज की शुरुआत इसने करवाई, और नौरोज को शुरू करवाने वाले और बंद करवाने वाले लोगों के क्रम में हम बहुत से नाम आगे देखेंगे। फिलहाल शुरुआत यहाँ से होती है। तो नौरोज को इसने एक बार फिर से शुरू करवाया, जो कि एक पारसी त्यौहार था। और देख लीजिए, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत पर प्रतिष्ठित करने के लिए कुलीन का मतलब यह है कि अच्छे घर परिवार के, जिनका कि जो वंशावली है वो किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, तो इस प्रकार के कुलीन, और इसके साथ साथ जो विदेशी मुसलमान थे और भारतीय मुसलमान, इनके बीच भेद किया। कहने का मतलब यह है कि योग्य व्यक्तियों को खोजकर उन्हें जो राजत्व का शिखर था वहां पे प्रतिष्ठित किया, मतलब अपने जो महत्वपूर्ण पद थे वहां स्थान दिया। ऐसे वैसे वैकेंसी को भर नहीं लिया, बल्कि जितने भी मुस्लिम थे उनमें से छंटनी की, और जो कुलीन थे और योग्य थे उन्हीं की भर्ती की। इस प्रकार से इसके राजत्व का सिद्धांत आगे बढ़ता है। और कहा गया कि उच्च पदों पर केवल कुलीन व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। और उसके संबंध में, मतलब इस वाक्य के संबंध में बलबन का यह कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी जो शरीर की धमनियां हैं, जो नसें हैं, वो क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। यहाँ वो अपने आप को बहुत ऊंचे वाले कुल का समझता था, और जो निम्न कुल उसके हिसाब से थे उनका ये बड़ा विरोधी था। तो इसलिए ये कहता है कि उनको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। वह अपने संपूर्ण राजसी वैभव के साथ दरबार में उपस्थित होता था और हमेशा गंभीर मुद्रा में रहता था।
मतलब ये काफ़ी सीरियस रहता था, हंसी मजाक इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, ये कठोर शासक था। इसका जो चेहरा मोहरा था और इसका जो व्यक्तित्व था वो ये कठोर रूलर का था। इसे हम देखते हैं। भयावह अंगरक्षक, मतलब इसके साथ खतरनाक अंगरक्षक जो होते थे वो चलते थे और वो हाथ में नंगी तलवार लेकर साथ साथ चलते थे। और कुछ मज़ेदार चीज़ें होती थी। देखिए, इनके साथ इनके जो शैडो हैं या इनके जो गार्ड हैं वो आगे पीछे इन्हें सुरक्षा व्यवस्था देते थे और उनके हाथ में नंगी तलवार होती थी, मतलब बिना म्यान की तलवार होती थी, खुली तलवार लेकर चलते थे। यानी आसपास कोई भी जरा चूं कसे तो उसकी जो गर्दन है वो सीधी जमीन छूने लगे, मतलब ऐसा कटिंग करने वाला तलवार का जो सिस्टम था वो लेकर चलते थे। और इसमें दिक्कत ये होती थी कि वो मुंह से जपते रहते थे, माला जैसा जपते रहते थे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए वो आगे बढ़ते थे। इसके जो अंगरक्षक थे वो इसके चारों ओर इसको घेरे रहते थे और नंगी तलवार लिए रहते थे और उनके मुंह से लगातार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का उच्चारण होता था। ये खास बात थी। और उसने अपने पौत्रों के नाम भी फारसी सम्राटों की तरह रखे। आप आगे वाले जो सक्सेसर इसके हैं उन्हें देखेंगे तो उनके नाम थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब पहले वालों जैसे नहीं हैं, वो अलग ही तरह के हैं। तो अलग क्यों हैं? क्योंकि वह सब इसके पौत्र रहते हैं, बलबन के पोते रहते हैं, ग्रैंडसन रहते हैं। और जैसे फारसी सम्राट होते हैं, जो पर्सियन रूलर्स होते थे, उनके नाम के आधार पर इसने अपने पौत्रों के नाम रखे थे। जैसे कि कैकुबाद का नाम आप देख लीजिए, कैकुबाद है, कैखुसरो है, क्यूमर्स है। ये नाम क्या है? ये इस्लामिक नाम नहीं है बल्कि ये फारसी नाम है, पर्सियन लैंग्वेज के नाम है, जो कि पर्सियन सम्राटों के ऊपर शोभा देते थे। तो बलबन ने उनका इस्तेमाल किया और इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और खुतबे में भी उनका नाम शामिल किया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो ये इसका राजत्व का सिद्धांत था और यही इसकी नीतियां थी, जिसे कि आप यहाँ देख रहे थे। यहाँ हमने उस पर चर्चा की। आगे चलते हैं। इसका जो आंसर था वो सी था, यानी बोथ 1 and 2 ओनली, इसमें दोनों ही सही थे। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया है, यानी आपको क्रमवार तरीके से इन्हें व्यवस्थित करना है। और क्रम कैसा होना चाहिए? तो पहले ये देख लीजिए कि ये दिया क्या है। यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात की जा रही है, खिलजी राजवंश की बात की जा रही है। और खिलजी राजवंश के जो रूलर्स हैं, एक के बाद एक जो उसमें शासक बनते हैं, सम्राट बनते हैं, उनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है। मतलब कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, इसी क्रम में इन्हें बैठाना है। तो क्रम यहाँ पहले से दिया हुआ है, बस आपको सही क्रम को चुनना है। देख लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ देख सकते हैं आप पहला वाला जो है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नासिर शाह, खुसरो शाह, इसके बाद कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह। इस प्रकार से ये उत्तराधिकारियों का क्रम है। इसके बाद सेकेंड वाले में भी ऐसे ही नाम दिया हुआ है। तो ये जो नाम है ये आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आपको सही क्रम में से बैठाना है। चारों विकल्प आपके सामने हैं, सही उत्तर तक पहुंचिए। आंसर बताइए इसका कौन सा होगा, मतलब इसका जो सीक्वेंस है इस क्रोनोलॉजी का वो सही क्या होगा। और जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका समय था 1290 से लेकर 1320। इसका जो पूरा दौर था वो 1290 से लेकर 1320 तक का था। बलबन के पौत्रों का जब अंत होता है तो उसके बाद खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। बलबन के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स का दौर आता है और कैकुबाद और क्यूमर्स ये दोनों ही अयोग्य साबित होते हैं। ये बहुत समय तक शासन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद तब जो खिलजी डायनेस्टी है वो आगे बढ़ती है और 1290 से उसका दौर शुरू होता है और 1320 तक लगातार चलता है। अब खिलजी राजवंश, इसकी स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी करता है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अगर पहले नंबर पर होगा तो इसमें दो विकल्प तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। अब बचता है पहला और दूसरा, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है, इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह आता है। इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता है। तो यहाँ आप इसमें कुछ शासकों के नाम नहीं दिए हुए हैं जो बीच वाले हैं, कुछ का दिया हुआ है, तो उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए पहले और दूसरे में से कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2, यानी दूसरा वाला, ये वाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसके बाद नासिर शाह, खुसरो शाह। इस प्रकार से ये क्रम व्यवस्थित होगा। इसे व्यवस्थित करेंगे और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। खिलजी डायनेस्टी का जो समय है वो 1290 से लेकर 1320 का है। 30 साल तक ये शासन करता है और इसका जो क्रम है उसे आप देख रहे हैं। और एक खास बात इसके बारे में और भी है, खिलजी डायनेस्टी पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी होती है। कुल मिलाकर 30 साल तक ही इसका शासन रहता है। ये सबसे कम समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। इसकी नींव डालने वाला व्यक्ति कौन है? इसकी नींव डालने वाला जो व्यक्ति था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसे आप देख रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है।
अब 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। यहां पर मैच द की पर्सन्स अपॉइंटेड बाय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब यहां से खिलजी वंश के बारे में हम बातें शुरू करेंगे, क्योंकि बलबन का अंत हो चुका है और बलबन के अंत के साथ साथ उसके जो ग्रैंड सन थे वो किसी काम के नहीं थे। 1287 से लेकर 1290 के बीच में कैकुबात और क्यूमर्स दोनों एक एक करके घुल जाते हैं हवा में, उनका समापन हो जाता है। और उसके बाद ये यानी कौन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये खिलजी वंश की नींव डालता है। 1290 से नई डायनेस्टी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो योग्यता बलबन तक ही सीमित थी। अब यहाँ पर ये जो खिलजी डायनेस्टी है इसके बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, कथन तो नहीं है, दो लिस्ट है आपके सामने, एक में पर्सन दिए हुए हैं और दूसरे में पोजीशन दी हुई है। यानी व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के नाम है यहाँ पर, उनको उनके स्थान से मिलाना है, वो किस पोजीशन पर थे, किस पद पर थे, उससे इसे मैच कराना है। तो मलिक छज्जू, इसके बाद फकरुद्दीन, फिर ख्वाजा खतीर, यहाँ आप देख सकते हैं मलिक छज्जू, इसके बाद फकरुद्दीन, इसके बाद ख्वाजा खातिर या खतीर इन्हें कहा जाता था, इसके बाद अहमद छाप, ये व्यक्तियों के नाम हैं। अब इनकी जो पद या पोजीशन थी वो क्या थी, तो कोतवाल ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का कोतवाल, इसके बाद सूबेदार ऑफ कड़े मानिकपुर यानी कड़े मानिकपुर का सूबेदार, अमीर हाजिब और वजीर, ये अलग अलग पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट पर कौन कौन आसीन था, मतलब किसकी पोस्ट कौन सी है, इसके हिसाब से आपको मैच कराना है। विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, देख कर बताइए। और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि BADC के हिसाब से इसे मिला लीजिए और देखिए कि कौन सा किससे मैच करेगा। पहले वाले का बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मलिक छज्जू सूबेदार ऑफ कड़े मानिकपुर, बी वाला सही है। इसके बाद सॉरी, यहां पर सी वाला सही है ना, तो सी वाले को पहले यहां रेड इंक से आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, पहले वाले का बी सही है, यानी मलिक छज्जू का यहाँ पे सूबेदार ऑफ कड़े मानिकपुर हो जाएगा। इसके बाद जो फकरुद्दीन है इनका हो जाएगा कोतवाल ऑफ दिल्ली। इसके बाद डी, जो तीसरा वाला है उसको डी से मिला लीजिए, यानी ख्वाजा जो खातिर है इनको मिलाएंगे किससे, वजीर से। और अहमद छाप ये अमीर हाजिब के पद पे विराजमान रहता है। तो इस प्रकार से ये मैच करेगा, ये इसका सही मेल होगा। और इसमें लिस्ट 1 जो थी उसमें व्यक्तियों के नाम है और जो पोजीशन उनकी है, पद जो उनके हैं वो लिस्ट 2 में मौजूद है, इन्हें हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं, इसका आंसर सी था। अब शतक बनाने से हम लोग एक क्वेश्चन दूर है, ये 100वें नंबर का क्वेश्चन हल कर ले तो हमारा जो शतक है, सेंचुरी है, वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट जो आपके सामने है इसमें खिलजी डायनेस्टी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो 3 स्टेटमेंट है, देख लीजिए। खिलजीज वर अफगानी, खिलजी जो थे वो अफगानी थे, खिलजी लोग जो थे वो असल में अफगानी थे। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि ही डिड नॉट बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ हार्मिंग इवन द आंट, मतलब यह चींटी को भी मारने वाली नीति में विश्वास नहीं रखता था, मतलब चींटी को भी नहीं मार सकता था, ऐसा कहा गया है। तो द स्टेटमेंट रिलेटेड टू बलबन, यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, यह बलबन के बारे में है, मतलब बलबन चींटी को भी मारना गंवारा नहीं समझता था। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि जलालुद्दीन एंसेस्टर्स केम टू इंडिया अंडर द रूल ऑफ बलबन, मतलब बलबन के शासनकाल के दौरान जलालुद्दीन के जो पूर्वज थे वो यहाँ पर आते हैं, भारत में आते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है, जिसमें कि पहले वाले में कहा गया है कि जो खिलजी लोग थे ये असल में अफगानी थे, और उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि बलबन जो था वो किसी भी चींटी को मारने में भी विश्वास नहीं रखता था, इस प्रकार का है, मतलब काफी अहिंसक था, इसका कहने का मतलब ये है। और जो तीसरा वाला है उसमें ये कहा गया है कि जलालुद्दीन के जो पूर्वज थे, उसके जो पहले वाले लोग थे पुरानी पीढ़ी के, वो बलबन के शासनकाल में भारत आते हैं, वो यहाँ के नहीं रहते हैं, भारत में आते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, 3 है टोटल। इसमें से जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, यानी इसमें से कोई एक गलत भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, जितने हैं सब झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे झूठ बोल रहे हैं, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी वर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज तुर्किश, कहने का मतलब ये कि जो खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्हें यूनिवर्सली तौर पे तुर्किश या तुर्की जाति का एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब इन्हें ये नहीं माना गया कि ये तुर्की जाति के हैं, ये मानने वाली बात है, ये थे या नहीं ये अलग चीज है। इसके बाद कहा गया है कि अमीर्स कॉन्सिडर्ड फ्रॉम इंफीरियर, मतलब यहाँ पे जो अमीर थे वो इन्हें इस तौर पे कॉन्सिडर नहीं करते थे, उनका कुछ और मानना था, क्या मानना था वो भी देखेंगे अभी। दे कॉन्सिडर्ड खिलजीज एज अफगानी,
ये खिलजियों को अफगानी समझते थे। मतलब जो अमीर लोग थे भारत में, पहले अमीरों का जो शासन था उसमें चालीसा ग्रुप था और बहुत सारे लोग थे। तो ये जो लोग थे जिनकी शासन की बागडोर संभालने की यहाँ पे हैसियत थी, ये इन खिलजियों को अफगानी समझते थे, तुर्की नहीं मानते थे। बट खिलजीज वाज तुर्किश। लेकिन खिलजी असल में क्या थे? ये जो वंशावली थी ये असल में तुर्की ही थी। इनके बारे में देख लीजिए, खिलजी वंश के शासकों को, जितने भी रूलर्स इसमें हुए हैं, उन्हें सर्वमान्य रूप से स्वीकृति नहीं मिली थी। यही दिक्कत थी। तुर्की अमीर इन्हें निम्न अफगान मानते थे। निम्न का मतलब यहाँ पे अफगानों से है। अफगानों को उस समय नीचा समझा जाता था, तो इन्हें अफगान मानते थे, अफगान समझकर नीचा दिखाते थे। लेकिन खिलजी तुर्क थे और अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र से आए थे। खिलजी इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि अफगानिस्तान का जो खल्ज रीजन है वहां से इनका आगमन होता है, तो स्थान के हिसाब से इनका नाम खल्ज के हिसाब से खिलजी हो जाता है। और अफगानी परंपराएं अपनाने के कारण इन्हें अफगान समझा जाता था। ये ट्रेडिशन जो फॉलो करते थे वो अफगानी होता था और ये थे तुर्की, तो इस वजह से इन्हें अफगानी समझा जाता था और निम्न जाना जाता था और महत्व नहीं दिया जाता था। और खिलजी क्रांति भारत में मुस्लिम राजत्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका महत्व केवल वंश परिवर्तन तक ही सीमित नहीं था। इनका जो महत्व है वो केवल डायनेस्टी के चेंज तक ही नहीं लिमिटेड था। तो आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि बलबन द्वारा स्थापित जो राज्य व्यवस्था थी, जो उसकी पॉलिटी थी, उसके विपरीत यहाँ पे एक नया युग आरंभ होता है। बलबन का जो सिद्धांत था उसके उलट यहाँ खिलजी डायनेस्टी में कुछ नए रूल रेगुलेशन दिखाई देते हैं, कुछ नयापन सा आ जाता है। अभी तक एक ढर्रे का शासन चल रहा था, चाहे वो पीठ पीछे किया जाए या परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, दोनों ही कंडीशन में एक रास्ता थी। लेकिन यहाँ पर विभिन्नता आती है, मतलब दोनों जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। और इसमें ये कहा गया कि जो सुल्तान का पद है वो वंशानुगत नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि आप सुल्तान बने तो आपका जो सक्सेसर है, आपका जो खून का संबंधी है, रक्त संबंधी है, वही जाकर गद्दी पर बैठ सकता है, सिंहासन पर आरूढ़ हो सकता है। सुल्तान बनने के लिए पहली जो शर्त है वो है लोकप्रियता। आपकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, आप लोकप्रिय होने चाहिए, पब्लिक में आपका मान होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा ये कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं, तो आप कहीं के भी हो, किसी भी जाति समुदाय के हो, आपको सुल्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो प्रिंसिपल है ये खुलकर आता है खिलजी डायनेस्टी में। आप देख रहे हैं कि इन्हें निम्न समझकर यानी अफगान समझकर यहाँ घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो जब ये रूल में आते हैं, शासन में आते हैं, तो ये उस घृणा को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसा प्रचार करते हैं या ऐसी भावना फैलाते हैं कि कोई भी सम्राट बन सकता है, सुल्तान बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर काबिलियत हो। ये एक नयापन सा यहाँ दिखाई देता है। तो ये कुछ चीजें हैं। आगे हम खिलजियों के बारे में और देखेंगे। और जो इसमें सेकंड वाला स्टैंजा है उसको देख लीजिए। ही डिड नॉट बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ हार्मिंग इवन आंट। ये जो कथन है, मतलब चींटी को भी नुकसान पहुंचाने में उसका यकीन नहीं था। तो यह स्टेटमेंट बर्नी के द्वारा कहा गया है। बर्नी ने इसे कहा है और किसके बारे में कहा है? जलालुद्दीन फिरोज के बारे में कहा है। यहाँ बलबन से इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है और आप जरा सा इसे अगर बुद्धिमत्ता से गेस करेंगे तब भी ये बलबन से कहीं से भी मेल नहीं खाता। बलबन तो बहुत कठोर था, वो हर जगह कड़ाई वाला रूल फॉलो करता था और कठोरता में वो किसी को भी मारने से नहीं चूकता था। रक्त और लौह की जो नीति थी उसके चलते वो रक्त बहाने में भी विश्वास करता था। जो खून के संबंध थे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा रक्त बहाने में भी उसका बहुत यकीन था। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कथन है ये बलबन के बारे में नहीं है, ये किसके बारे में है? जलालुद्दीन फिरोज के बारे में है और कहने वाला जो व्यक्ति है वो बर्नी है। इसके बाद जलालुद्दीन के जो एंसेस्टर्स थे, मतलब जो उसके पूर्वज थे, वो भारत में आते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल में। इनका जो आगमन है ये इल्तुतमिश के दौर में होता है, न कि बलबन के शासनकाल में। तो इसलिए यहाँ पर जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए थे वो सभी नॉट करेक्ट थे। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है और हमें करेक्ट खोजना था, इसलिए इसमें हमने डी वाले विकल्प को चुना है, नॉन ऑफ दीज को। कोई भी सही नहीं है, जितने हैं सब गलत है, सब में कुछ न कुछ खामियां हैं। पहले वाले में ये कह दिया गया कि खिलजी जो थे वो अफगानी थे। ये अफगानी नहीं थे, अफगानी इन्हें समझा जाता था, ये असल में तुर्की ही थे। और इसके बाद ये जो आंट को हार्म पहुंचाने वाली नीति पर विश्वास न करने वाली बात है, तो ये बलबन के बारे में नहीं है, ये बर्नी के द्वारा कही गई है। किसके बारे में? ये जो कथन है दूसरा वाला, ये बर्नी के द्वारा कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी इसका नाम था, ये लेखक था। और ये कहा गया है किसके बारे में? तो ये कहा गया है जलालुद्दीन फिरोज के बारे में। और जलालुद्दीन के जो पूर्वज थे वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आते हैं, न कि बलबन के रूल में। तो इसलिए तीनों ही गलत है और हमारा जो विकल्प है वो डी वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमने शतक बना लिया है। अब इसके बाद दोहरा शतक बनाने की दिशा में जो प्रयास होगा वो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।